नमस्कार, मैं मगन देव नारायण सिंह आज अपने शहर के पटना के कुछ विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया है ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य विषय पर हम चर्चा कर सकें और बता सकें कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और जब से वो केंद्र में प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया उसके बाद से वो खुद स्वच्छता पर एक अभियान चलाया। यहाँ तक कि बॉम्बे के जो समुद्र के तट पर लोग घूमते हैं वहाँ वो स्वयं जा कर के कागज़ का टुकड़ा और जो लोग खा के कोई पाउच वगैरह फेंक दिए थे उसको खुद वो चुनते थे और उन्होंने मैसेज दिया पूरे देश के लिए कि भाई आप अपने देश को स्वच्छ रखें। अगर देश को स्वच्छ रखेंगे, अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, अपने घर के इर्द गिर्द के हिस्से को स्वच्छ रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितना आवश्यक है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित किए हैं आज स्टूडियो में। मैं परिचय कराता हूं आपको आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इस विषय पर चर्चा करने वाले। हमारे इमीडिएट दाहिने तरफ शहर के मशहूर चिकित्सक, सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर राजीव रंजन जी। इनसे मैं स्वास्थ्य में स्वच्छता की महत्ता पर चर्चा करूंगा और इनके दाएं तरफ बैठे हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। वो हैं श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। कानूनी पहलू पर मैं इनसे बात करूंगा और इनके दाईं ओर जो हमारे सबसे दाईं ओर बैठे हैं वो हैं आनंद मोहन झा जी, समाज सेवी हैं और समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय पर अक्सर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर राजीव रंजन जी से जानना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वातावरण का घर से लेकर बाहर तक और पूरे शहर तक क्या महत्ता है। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता सबसे ज़रूरी चीज़ है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले अपने ऊपर है। कोई आदमी स्वच्छ रहेगा तो वो घर को भी स्वच्छ रखेगा, तो घर से परिवार स्वच्छ रहेगी। परिवार स्वच्छ रहेगा तो वो समाज को स्वच्छ रखना चाहेगा, तो समाज स्वच्छ रहेगा। समाज स्वच्छ रहेगा तो राज्य स्वच्छ रहेगा, राज्य स्वच्छ रहेगा तो राष्ट्र स्वच्छ रहेगा। यदि स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जो कि गांव में ज़्यादातर देखा जाता है। स्वच्छता में कमी आ जाती है। जैसे खाना खाने के पहले लोग हाथ नहीं धोते, हाथ नहीं साफ़ करते हैं। उसके बाद यदि फल सब्जी वगैरह लाते हैं तो उसको ढंग से नहीं साफ़ करते हैं, तो उनसे हम लोगों की तरह तरह की पेट की बीमारियां हो सकती है। इवन ब्रेन में भी जो है इन्फेक्शन जो है, पेट से जो कीड़ा होता है वो ब्रेन में चला जाता है, जो गांव में देखा गया है कि मिर्गी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वह स्वच्छता पे शहरों की रैंकिंग कराते हैं जी। ताकि लोगों के बीच में उत्साह बढ़े कि भाई मेरा शहर जो है वो क्यों नहीं ज़्यादा अच्छा रैंकिंग में आ रहा है। जी। हम लोग उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं पटना में, तो उसमें हम लोग केवल सरकार का दोष नहीं दे सकते हैं। जी, सही। उसमें हम लोग सबको मिलजुल कर, आपको, समाज को, परिवार को, अपना इंडिविजुअल, सब हम लोग यदि प्रयास करेंगे। यदि हम देखते हैं कि आज के डेट में जो है हमारा पटना नगर निगम से गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ घर के सामने खड़ी रहती है, लोग निकलते नहीं हैं, ऊपर से पॉलीथीन फेंक देंगे। तो सब लोग यदि मिलजुल कर हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारा समाज, शहर सब स्वच्छ रहेगा और उसके चलते हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप डॉक्टर साहब बहुत सही बात कहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मेरा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। साफ सफाई का जहाँ तक सवाल है, आपने फल सब्जी वगैरह को साफ करने की चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने इस पर भी कहा था अभी कोरोना काल में कि कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए भोजन करने से पहले। तो लोग ऐसा करते नहीं हैं।
अगर घर द्वार की तो साफ सफाई बाद में, वो अपने भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। जी। और जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, उस पर हजारों हजार रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसका वो उपेक्षा करते हैं। कानूनी दृष्टि से मैं अधिवक्ता जी जो हमारे हाई कोर्ट के हैं, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई कानून भी है कि अगर कोई आदमी गंदगी फैलाता है तो उस पर कानूनन क्या क्रिया की जा सकती है? देखिए, उनको किसी प्रकार से दंडित किया जा सकता है? स्वच्छता एक अभियान है। पहली बात, ये राष्ट्रीय यज्ञ के रूप में प्रधानमंत्री ने चलाया और इसमें सभी लोगों ने भागीदारी अपनी सुनिश्चित की। स्वच्छता संपन्नता का एक प्रतीक है। भारत तभी संपन्न होगा जब भारत स्वच्छ होगा। स्वच्छ भारत ही संपन्न भारत होगा, समृद्ध भारत हो सकता है। और गंदगी जानलेवा है। मान लीजिए गंदगी जानलेवा है और स्वास्थ्य को बचाना और स्वस्थता इसको बरकरार रखना, यही दवा है। स्वास्थ्य के बिना आप स्वस्थ और एवं स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब जब गंदगी फैलाते हैं लोग, तो उसके लिए पटना म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ने बहुत सारे एक्ट लाए। जैसे पुलिस एक्ट है 290 में है कि आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, आप गंदगी नहीं फैला सकते। रोड पर लिट्टी बेचने लगता है, लोग फुटपाथ पर दुकान खोल लेता है और गंदगी फैला के चला जाता है। ऐसे हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है जिसके तहत उन्हें फाइन किया जा सकता है और उनको दंडित किया जा सकता है। और इसमें 1 महीना से 3 महीना तक के कारावास की भी सजा दी गई है और इसका परिणाम भी आता है। आज आप फुटपाथ पर देखेंगे कि बहुत लोगों में सिविल कॉन्शियस जागरूकता आई है। वो अपने डस्टबिन अपने साथ रखते हैं, ब्लू डस्टबिन रखते हैं, गीला कचरा को अलग रखने के लिए, सूखा कचरा को अलग रखने के लिए डस्टबिन रख रहे हैं और इसका परिणाम भी सामने आया है। नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसमें जागरूकता आई है। लोग स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हैं, स्वस्थ होने के लिए हर कोई जागरूक है और चाहता है कि स्वच्छता बरकरार रहे। हमारे मनीषियों ने भी स्वच्छता पर जोर दिया है। आप जब देखेंगे हमारे वैदिक सूक्तों में जब जाएंगे तो देखेंगे कि महेर नायर चक्षसे, मतलब कि हमारे इर्द गिर्द का जो परिवेश है, वातावरण है, उसकी रक्षा हमको खुद करनी है। तो उसकी रक्षा करने के लिए हमें राइफल और पिस्तौल नहीं चलानी है। उसकी रक्षा करने के लिए हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जागरूकता होनी चाहिए, हमको इसकी महत्ता को समझनी चाहिए। हमारे जीवन को अगर स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो जल जीवन हरियाली, ये 7 निश्चय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता दी है और इसका परिणाम सामने है। आप जल के द्वारा ही देखिएगा, वैश्विक बीमारी जितनी भी है उसमें 10% बीमारी जो है, संक्रमण की जो बीमारी है, वो 10% बीमारी दूषित जल पीने के कारण है। 10% अभी भी आप देखेंगे तो 90% जो बीमारी, जिसमें 90% लोग जो हैं बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। डायरिया से बीमारी जो हो रही है, ये जल का संक्रमण है। शुद्ध जल नहीं मिलने के कारण, शुद्ध हवा नहीं मिलने के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं। आपने तो इस क्षेत्र में भी जागरूकता लोगों में आई है कि लोग अपने घरों में भी शुद्ध जल पीने के लिए कई व्यवस्थाएं की है लोगों ने, और शहर में भी की है। अभी हर घर नल जल का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो मैंने गाँव के क्षेत्रों में देखा है कि एक समय निर्धारित है कि किस समय में वो सबमर्सिबल पंप से पानी का सप्लाई किया जाएगा और वो पानी जो सीधा धरती से आता है वो स्वच्छ होता है, उसमें कहीं कोई दूषित चीज़ नहीं मिली हुई होती है। टंकी की सफाई बार बार होती है। शहर में भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में जो टंकियां लगी हुई हैं उसकी भी सफाई देखते हैं, वहाँ की सोसाइटी कराती रहती है। लेकिन एक जागरूक लोगों को ये करना है कि शहर के किनारे जो नल है उससे डायरेक्ट मुंह लगा के लोग पानी पीते हैं। उनके पास कोई जलपात्र नहीं है कि वो पानी भर के पिएंगे, और मुंह लगा के चाहे चापाकल से हो या नल से हो पीते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा कीड़ा डायरेक्ट मेरे मुंह में जा रहा है। ऐसा कीड़ा 2 तरह के कीड़े हैं, एक जो कि आप नज़र से देख सकते हैं और एक जो नज़र से नहीं देख सकते हैं। नज़र से देखने वाला कीड़ा तो आप देख के छांट के उसको गिरा सकते हैं, पानी बदल सकते हैं। तो ये जागरूकता लाने के लिए मैं हमारे समाज से भी जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में ये जागरूकता लाने के लिए कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, अपने खान पान को हम कैसे दुरुस्त करें, हम अपने आचरण में ये आदत डाल लें
कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खास करके हम देखते हैं कुछ लोगों का ये टेंडेंसी है कि वो जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जहाँ तहाँ आप कूड़ा कचरा मत फैलाइए, तो अब वो गाड़ी से जा रहे हैं और अपना खाली जो पेपर का टुकड़ा है जिस पर उन्होंने खाया है बाहर फेंक दिया और आपस में खूब ही करके हंसते हैं, फेंक दिया, कोई नहीं कुछ किया, हम निकल गए। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। लोग यहाँ तारीफ करते हैं सिंगापुर का, लेकिन सिंगापुर में यहीं का आदमी जाके वहाँ के नियमों को मानता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी उपेक्षा करता है। तो ये जागरूकता से होगा। आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप बताएं कि कैसे ये जागरूकता लाएं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। हम बताएं आपको कि दूरदर्शन के माध्यम से ये तो प्रथा महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था कि स्वच्छता है, ये इनका मूल उद्देश्य था। मैं मानता हूं कि आज 2023 चल रहा है, इस स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा प्रयास बिहार के किसी व्यक्ति ने किया, देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई, तो वो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो स्वच्छता का मूल सिद्धांत को अगर फॉलो करना पड़ेगा बिहार वासियों को, तो किसी को आदर्श मानना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी आदर्श थे, अम्बेडकर आदर्श है, उसी तरह स्वच्छता का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो किया ही किया अपने सरकार बनाने के बाद। लेकिन देखा जाए तो देश से लेकर विदेश तक सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वर पाठक ने जो करके दिखाया है मानचित्र पर पूरे भारत के लिए, वो एक मतलब कि यादगार चीज है और पूरे हिंदुस्तान वासियों को इसको फॉलो करना चाहिए। उनका एक म्यूजियम है, लोग देखने, लेकिन देश से नहीं विदेश से लोग आते हैं। फॉलो किया कि सफाई एक एक कण के लिए शौचालय का मतलब क्या है, आधा बीमारी आपका ये है। जैसा कि डॉक्टर साहब बताया कि बॉम्बे में प्रधानमंत्री ने कागज फेंका, बॉम्बे जुहू पे भी उनका शौचालय है। मैं देखता हूं कि जितने सारे फिल्म स्टार क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि ये 16 शौचालय है और इसमें इतना मेंटेनेंस है और लाखों लोग काम करते हैं। तो शौचालय एक ऐसा मुद्दा है जो कि सबको बाहर में शौच करने के लिए आज के डेट में महिला, आज से नहीं विगत 50 वर्षों से अंधेरे से पहले अंधेरे के बाद जाना आज भी प्रथा चल रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें अवेयरनेस देना चाहिए सरकार को, चाहे बिहार सरकार हो। सरकार ने इस क्षेत्र में भी काम किया है, अच्छा काम मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि हर गांव में जो गरीब लोग हैं, जो बाहर शौच के लिए जाते थे स्त्री पुरुष, उनके लिए उनके घर में शौचालय बने, इसके लिए इन्होंने प्रावधान किया है और कई लोगों ने बनाया भी है। सही बात है। लेकिन अभी जो भूमिहीन है वो कहाँ बनाए, राइट, उनके पास भूमि ही नहीं है, आप पैसे देंगे भी तो वो नहीं बना सकते। तो इसके लिए समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे एक और महत्वपूर्ण बात है शौचालय के अलावे कि लोग राह चलते जत्र तत्र थूक देते हैं, राइट। तो वो जत्र तत्र थूके नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सर अभी जो चल रहा है बिहार में, जैसे सरकार पूरा आदेश देती है कि आपको शराब नहीं पीना है, शराब पीना गलत बात है, उसी तरह से कंपेल करना पड़ेगा लोग को कि आप फेंकते हैं तो दंडित सही में किया जाए। तो दंडित करने का अधिकार खाली पेपर में है, ऑन रिकॉर्ड में अगर हम गलत करते हैं तो मुझे दंडित नहीं किया जाता, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ मैं एक बात का उद्धृत करना चाहूँगा, ये अटल जी ने ये बात कही थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी। सौभाग्य से मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का मौका मिला था। एक संसदीय दल जापान गया था, उस संसदीय दल का नेतृत्व अटल जी कर रहे थे और कई राजनीतिक दलों के नेता उसमें थे, सभी सांसद थे। जापान के ट्रेन में सफ़र करते हुए इन्होंने ये अनुभव किया कि इनके सामने वाले बेंच पे 2-3 स्कूली बच्चे बैठे हुए थे और इनके बेंच पर, मैं उनके किसी दल का नाम नहीं लूँगा, एक सज्जन थे, सांसद थे, उन्होंने चलती ट्रेन में शीशा इतना साफ था कि उनको पता नहीं चला कि खिड़की खुली है कि बंद है, और उन्होंने थूक दिया और वो शीशे पर चिपक गया। अब सामने जो छोटा छोटा बच्चा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे आदमी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा उस सांसद महोदय को, अपने जेब से रुमाल निकाला, उसको पोंछ दिया। तो उस बच्चे में स्कूली लेवल से ही ये जागरूकता पैदा कर दी गई थी कि हमको ये परदेसी हैं, विदेश से आए हैं, इनको कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मेरा ट्रेन गंदा हो गया, हम इसको साफ कर दें। ये जागरूकता अपने देश में भी होनी चाहिए। एकदम सही बोला सर, एकदम सही बात। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं
आपने कहा कि दूषित जल पीने से या दूषित हाथ से भोजन करने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं आदमी को, जिसको लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। जी। तो ऐसी कौन कौन बीमारी है जो लाइलाज हो जाती है इस प्रकार के इन्फेक्शन से? तो लोग डरेंगे जान के कि भाई हम इसको मामूली बात समझते हैं हाथ धोना, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाएगी तो उसके बाद तो हम इलाज नहीं करा पाएंगे। जो लाइलाज बीमारियां होती है उसमें लीवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस है, जिससे कि आपको लाइलाज हो जाता है। यदि आप स्वच्छ नहीं रखेंगे तो जनानी अंग में जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, वो उससे हो जाता है, जो कि आजकल सैनिटरी नैपकिन देकर उसको कम किया जा रहा है। तो वो एक लाइलाज टाइप का चीज़ होता है। दूसरा है कि जैसे हम स्वच्छ नहीं रहते हैं तो वायु पोल्यूशन बढ़ता है। जी जी। वायु पोल्यूशन से हमारा जो लंग कैंसर है वो लाइलाज हो जाता है। लंग कैंसर में वायु पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस भी जो है वो भी हमारे स्वच्छ नहीं रहने के चलते ट्यूबरकुलोसिस का जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो उसमें भी आज के डेट में अपने हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि करीब करीब 10% के आसपास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कि दवा फ़ायदा ही नहीं करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। प्लस जो है गांव में, जैसे गांव में या शहर में भी यदि आप गंदे हाथ से खाना खाते हैं या साफ़ सफाई से नहीं खाते हैं तो हमारा लूज मोशन मतलब पतला पैखाना होने का जो समस्या रहता है, जिसके चलते हमारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। तो उसमें आप जो गर्भवती महिलाएं, जिसका कि जो सबसे ज़्यादा डेथ होता है, गर्भवती महिलाएं जो डेथ होता है उसका सबसे मुख्य कारण होता है एनीमिया, खून की कमी। तो उसको केवल यदि हम स्वच्छता से उसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने कि उससे हम उसको कम कर सकते हैं। एक चीज़ हमने महसूस किया है कि गाँव में खास करके, शहर में तो ये बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन गाँव में जो शौच के लिए लोग जाते हैं जी, वो अपने हाथ की सफाई के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जी। वो समझते हैं कि मिट्टी से हमने अपने हाथ को मल लिया तो मेरा हाथ साफ हो गया। लेकिन मिट्टी के अंदर कितने प्रकार की बैक्टीरिया है जिससे आप अपने हाथ में मल रहे हैं तो आपके तलहटी के छोटे छोटे रग्न में वो समा गया बैक्टीरिया, आपका हाथ साफ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं साफ हो गया, आपके बर्तन साफ हो गए, लेकिन बर्तन भी साफ नहीं हुआ मिट्टी से रगड़ने से। ऐसी सूरत में उनको बताना चाहिए कि वो तो साबुन या कोई डिटर्जेंट तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर राख का इस्तेमाल करें हाथ साफ करने में, अपने बर्तन को साफ करने के लिए राख का इस्तेमाल करें, तो ये इन्फेक्शन से वो बच सकते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा धर्मेंद्र जी कि कोई ऐसा कानून है क्या जिससे इन सबको दंडित किया जाए, सार्वजनिक स्थानों पर जो गंदगी फैलाते हैं, और इसे देखने की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पटना म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है और हमारी आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो सरकारी अतिक्रमण, गंदगी, हॉस्पिटलिटी में गंदगी, शहरी क्षेत्रों में गंदगी, ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी करने वालों पर रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, जिसमें कुछ जमानती अपराध भी और कुछ गैर जमानती अपराध के रूप की श्रेणी में दिया गया है। जैसे आप इंक्रोचमेंट करते हैं और गंदगी फैलाते हैं तो इसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन भी लगता है, जिसमें है कि आपको 2-3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा है। और कुछ जैसे सड़क के किनारे खुले में भोजन बनाते हैं और बेचते हैं जी, वो ढक के भी नहीं बेचते हैं जी ना। और सब लोग शाम को, अब आजकल एक नई परिपाटी हो गई है कि लोग अपने घर में खाना कम और बाजार में ज़्यादा खाना चाहते हैं। एक ये नई परिपाटी हो गई है। इसका 2 कारण है। एक तो है कि पुरुष और स्त्री दोनों काम करने वाले लोग हैं, काम से आते हैं, उनको आलस होता है खाना बनाने में, सोचते हैं चलो बाहर ही खा लेंगे। लेकिन होटलों में चाहे सड़क किनारे जो वेंडर है खाना लगाए हुए है, वो कितनी स्वच्छता का पालन किया है ये वो नहीं जानते हैं। तो उनको अवॉइड करना चाहिए खुले में जो खाना बनता है या खुले में जो खाने का सामान बेचते हैं, ये भी मैसेज जाना चाहिए लोगों को। इसके लिए हमारा एनजीओ सक्रिय है और हमारी सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय है और समय समय पर हम छापेमारी की जाती है धावा दल के द्वारा और केस जनरेट किया जाता है। और जो प्रोपराइटर होते हैं, जो गंदगी फैलाने वाले हैं, इंक्रोचमेंट कर करके जो डस्टबिन बिना रखे हुए, गीला डस्टबिन में नहीं है उनके रखने के लिए सामान, जो डस्टबिन नहीं रखे हुए उन लोगों को फाइन किया जाता है। और जो खाना देने में जो कोताही बढ़ते हैं, साफ सुथरा सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं,
देखिए, सफाई अगर होगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी स्वच्छता, बात। आपको जब तक स्वच्छता के लक्ष्य को हम नहीं पूरी रूप से कंप्लीट कर पाते हैं, स्वच्छता जब तक हम अपने पूरी रूप से नहीं समझ पाते कि स्वच्छता क्या है, तब तक हम स्वतंत्रता के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। स्वच्छता जब आएगी तभी निर्धनता दूर होगी, तभी हमारे अंदर सबलता आएगी, समृद्धता आएगी, तब हम स्वतंत्र भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। बिना स्वास्थ्य तभी सुरक्षित रहेगा जब स्वस्थ शरीर पर ही स्वच्छ प्रतिक्रिया होती है। इसलिए स्वच्छता का होना अनिवार्य है। स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की एक बहुत बड़ी कड़ी है। जब तक आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों नहीं होगा, तब तक हमारा समाज पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकते कि हम विकास की ओर अग्रसर हैं या हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। विकासशील देशों में अब सबसे बड़ी समस्या यही है, जबकि हमारा कंट्री विकासशील देश से विकसित कंट्री की ओर जा रहे हैं। हमारा चहुमुखी विकास हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक सोच है कि हमें स्वच्छ रहना है, देह से लेकर गेह तक। ये हमारी सोच है, भारत की सनातन संस्कृति की सोच है। और इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिसमें स्वच्छता अभियान है। और इसमें बढ़ चढ़ करके हमारे प्रवृद्ध नागरिकों ने ब्रांड एम्बेसडर बन करके भी लोगों ने सेवा किया और हर तरह के लोगों ने इसमें हेल्प किया है, जिसका नतीजा भी सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कुछ नहीं है, हमने उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अभी उस लक्ष्य को हम नहीं पहुंच पाए हैं जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। अभी हॉस्पिटलिटी में भी गंदगी का अंबार लगा रहता है। आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो जैसे कूड़ा डंपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास कि कूड़ा निस्तारण कैसे हो, कूड़ा उठाते एक जगह से दूसरी जगह कर देते, उसका निस्तारण कैसे हो, रिसाइकलिंग क्या हो, कंपोस्टिंग कैसे हो, उचित खाद कैसे बने। ये सब प्रोसेसिंग में भी हम कुछ पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए कार्यक्रम को देखते हुए लगता है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा भारत भी एक दिन संपन्न भारत हो सकता है, स्वच्छ भारत हो सकता है, स्वस्थ भारत हो सकता है, सशक्त भारत बन सकता है। और इसके लिए हमारी लोग पूरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, पूरे हमारे समाज को इसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, इसकी महत्ता को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आपने ऋषि मुनियों की चर्चा की कि उन्होंने भी जोर दिया था। आपको ये अनुभव होगा कि जब आप कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि हाथ में जल लीजिए, और जल लेने के बाद एक वैदिक मंत्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो भूयः अस्मरित पुंडरीकाक्ष वाम्यांतर शुचि। अर्थात मैं जिस भी अवस्था में हूँ, बाहर से अंदर तक मैं पवित्र हो जाऊँ। पूजा करने से पहले ये मंत्र लेके उस जल को आप अपने ऊपर सिक्त कर लेते हैं। जी, ये माना जाता है कि अब आप पवित्र हो गए हैं। भूमि का स्पर्श करके उसको भी पवित्र करते हैं। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने पवित्रता पर, स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया, भोजन करने से पहले भी कहा कि आप हाथ में जल लेकर के पहले भगवान को भोग लगाइए। और भगवान को भोग इसलिए लगाइए, क्यों लगाइए? क्योंकि जब भगवान को भोग लगाएंगे तो आप स्वच्छता पर ध्यान देंगे, भगवान को ऐसे ही कोई चीज़ नहीं खिला देंगे आप। आज हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर दिए हैं। तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में जो हमारे समाज सेवी हैं, हमारे समाज सेवी आनंद मोहन झा जी का दायित्व तो थोड़ा बढ़ जाता है कि वो जागरूकता लाने के लिए समाज में अभियान चलाएं। मोहल्ले, चौक चौराहे पर आप अपनी टीम लेके जाएं और लोगों को बताएं कि भाई स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितना आवश्यक है। सर, हम बताएं आपको कि अभी कोरोना काल में 2 बार कोरोना हुआ, इसमें हम हजारों लोग को जब अनाज वितरण कर रहे थे और जहां स्वास्थ्य शिविर लग रहा था हमारा खुद, तो सरकारी अस्पताल तो एक जगह है, कुछ जगह पे हम लोगों ने सामाजिक लोग को ग्रामीण चिकित्सक से जोड़ा जो जाके घर में ही सेवा कर सके आपको, और घर में ही ग्रामीण चिकित्सक, जिसको आरएमपी लोग कहते हैं, घर पे ही जाकर के आपका पानी चढ़ाया, इलाज कराया कि आपको घर से निकलना ना पड़े। घर से निकलना लोगों को मना था। भारत में सब 3 तरह के लोग रहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास के पास डॉक्टर खुद का होता है, वो आता है घर पे चेक कर लेता है। दिक्कतें होती है मिडिल क्लास, लोअर क्लास को। लोअर क्लास को बताना चाहें सर कि लोअर क्लास जो आदमी जाता है अस्पताल, सरकारी अस्पताल, हम अक्सर कहते हैं अस्पताल में जब जाते हैं निरीक्षण के लिए, किसी कमीशन के साथ में ऐसे जाते हैं अगर हम,
तो हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप लोग जितने सारे रोगी आते हैं उनको आप ये बताएं कि आपको बीमारी इस कारण से हुआ। हम इलाज करते हैं, बीमारी नहीं बताते हैं, उसमें वो अवेयरनेस नहीं आ पाता है। तो हम, मेरा रिक्वेस्ट ये है बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, कि जो भी मरीज जाता है मिडिल क्लास लोगों को उसको जानकारी नहीं होती है। और दूसरी बात कि अगर हमारे पास 3 तरह के लोग और 3 तरह का इलाज, एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ, तो हम चाहेंगे, एलोपैथी का एक ऐसा आइटम पूरा विश्व में है, आयुर्वेद ऐसा जगह है जो कि पूरे कई हजार साल से है। इसके इलाज, अगर पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज आपको आयुर्वेद में है। तो हम ये चाहेंगे कि सभी अस्पतालों में आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ तीनों डॉक्टर उपलब्ध हो और जिनकी जो बीमारी हो उसको टेक ओवर करें। अगर हमारा इलाज नहीं है तो किसी को ट्रांसफर करना चाहिए। नहीं, आपने आरएमपी की बात की जी, आरएमपी का मतलब रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जी। रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जी, जो हाँ। गांव में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करता है। हैं, जी जी जी। वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं नहीं, होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन किसी डॉक्टर के साथ काम करते करते उनको इतना अनुभव हो जाता है जी। कि इमरजेंसी में जी। वो गांव के क्षेत्रों में काम करते हैं और लोगों का इलाज करके हायर जी सेक्शन में उसको भेज देते जी हैं। जी हमारी इच्छा है जी कि आप एक आरएमपी का सेमिनार करें, वर्कशॉप करें जी जी और उसमें सारे लोगों को आरएमपी को बुलाएं और कहें कि भाई आप इलाज तो कर देते हैं उस वक्त तत्काल, लेकिन उसको ये भी बताएं कि ये आपके गंदे आदत के चलते ये बीमारी आपको हुई है। अगर आप इससे परहेज करेंगे तो आपको ये बीमारी होगी नहीं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी ही जी नहीं। जी, सही बात। ये चूँकि वो सिर्फ इलाज करते हैं, राइट राइट, लेकिन ये जो मूल मंत्र है स्वच्छता का, ये उसको नहीं बताते हैं। सही बात। तो ये बताना चाहिए जी जी और हमको लगता है कि इससे जागरूकता काफ़ी आएगी, गांव में, रूरल इलाके में जागरूकता आएगी, क्योंकि वो समझता है कि सबसे पहले कि डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं कह रहे हैं। और इमीडिएट गांव के जो डॉक्टर उनके संपर्क में हैं, जिससे कि हमेशा उनको काम पड़ता है, उसकी बात का असर ज़्यादा होता है। जी जी हायर सेक्शन में जाने के लिए, हायर स्टेज में पहुंचने के लिए, और हायर स्टेज में जो डॉक्टर हैं वो इतने व्यस्त हैं कि वो उसको उतना नहीं बता सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं। जी जी जी, तो प्राइमरी स्टेज में ही क्यों नहीं उनको बताया सही जाए सही बात, सही बात। कि वो अपनी आदत सुधार लें, जी गंदगी से दूर रहें, अपने घर के आबो हवा को साफ रखें। जी सिर्फ ज़मीन को ही नहीं, जैसा कि कहा आपने, जल, ज़मीन और हवा, हम जो सांस लेते हैं जी जी वो भी हमको शुद्ध मिलना चाहिए। जी ऑक्सीजन फ्री मिलता है, जी हमारे जो प्रकृति है वो सब कुछ हमको फ्री देती है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन ही देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐसे पौधों को आपको अपने गांव के आसपास, जो छोटे पौधे हैं उनको अपने आंगन में रखना चाहिए। जैसे तुलसी, तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो गांव में पहले, गांव से सटे बाहर सड़क के किनारे बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाते थे, नीम के पेड़ लगाए जाते थे और आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ये सर, हम बताएं कि बिहार सरकार की ओर से जन जीवन हरियाली में हम लोगों ने हजारों के नालंदा में लगाया है, जो अपनी आपने जिक्र किया, अर्जुन छाल, तुलसी और बर का छाल, सब अर्जुन छाल की चर्चा आपने की, मैं बताऊंगा कि अर्जुन का छाल हाई ब्लड प्रेशर में, हार्ट के बीमारी में काम देता है। जी लेकिन हमको तो स्वस्थ रहना है। जी जी जी, हम आप सब लोगों के आभारी हैं कि आप लोग आए और जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं उस क्षेत्रों में अपने अनुभव को हम लोगों से शेयर किया और आप सबके माध्यम से ये संवाद गांव-गांव तक जाएगा। हमको लगता है गांव के लोग अब अपने स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।